स्वागत है 360 एकेडमी पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और मौर्य वंश का हम लोगों ने पढ़ लिया है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इसके बाद जो हमारा अगला शासक आएगा वो कौन है? वो है बिंदुसार। तो मौर्य वंश का समय भी हमने आपको बताया था कितना है मौर्य वंश, और समय कितना है 323 BC से 184 BC, ये आपको पता होना चाहिए। और हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ लिया है और इसको धनानंद से जोड़ भी दिया था, ठीक है। इसे धनानंद से जोड़ भी दिया था। तो इसके बाद जो हमारा अगला शासक आएगा वो है बिंदुसार। तो आप लोग हेडिंग डालोगे बिंदुसार, बिंदुसार, ठीक है। तो हमारा अगला शासक कौन है? बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में थोड़ा हमें देखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले का जो शासक है वो था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो संलेखना के माध्यम से हुई थी। और इसके बाद इसका जो बेटा शासक बनेगा वो कौन है? वो है बिंदुसार। अब बिंदुसार के समय में देखो होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि इसके समय में जो पहले के अधीन शासक हुआ करते थे दक्षिण भारत के, क्या हमने बोला कि इसके समय अर्थात बिंदुसार के समय जो पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अधीन शासक हुआ करते थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद यहाँ पर जो बिंदुसार के समय जब बिंदुसार शासक बनता है तो दक्षिण भारत के बहुत से राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं। अब देखिए अपने देश का कोई राज्य स्वतंत्र होगा तो जाहिर सी बात है शासक क्या करेगा, उसको वापस लाने की कोशिश करेगा। अब एक चीज़ पहले आपको समझना है कि जैसे मान लीजिए कि अब जैसे बिंदुसार गद्दी पर बैठता है तो दक्षिण भारत के बहुत से लोग वो स्वतंत्र होते हैं। तो अगर देखो जुड़े हुए हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे? मित्र बोलेंगे। और जब वो अलग हो जाएंगे तो क्या अमित्र नहीं हो जाते हैं? आपका कोई मित्र है और आपसे बात ना करे तो क्या हो जाएगा? अमित्र हो जाएगा। तो सेम कंडीशन यही है कि दक्षिण भारत के जो जुड़े हुए थे तो उस समय हम उनको क्या बोलेंगे? मित्र बोलेंगे। और इसके बाद जब वो अलग हो जाएंगे तो अमित्र नहीं हो जाएंगे। तो फिर बिंदुसार क्या करता है, इन अमित्र राजाओं को इनकी हत्या करके फिर से राज्य को मिलाता है जो स्वतंत्र हुए थे। तो उनको फिर से मिला लिया। तो फिर से मिलाने की वजह से हम क्या बोलेंगे? अमित्र घात। तो ध्यान रखना इस बिंदुसार को क्या बोलते हैं? अमित्र घात, ठीक। या इसको अमित्रोचेत भी बोलते हैं। तो पहला इसका देखो उपनाम हमने देखा अमित्र घात, क्योंकि अमित्र को मारने वाला क्या कहलाएगा? अमित्र घात। अब दूसरी बात समझिए इसके समय की मुख्य बात, हमने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो राजदूत भेजा गया था वो कौन था? मेगास्थनीज था। तो मेगास्थनीज के बाद अब जो यहाँ पर ध्यान रखना अगला राजदूत आता है वो कौन है? डिमेकस या डायमेकस। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ये जो बिंदुसार था तो इसके राज्य में मेगास्थनीज के स्थान पर अगला राजदूत आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिमेकस। तो इस पॉइंट को आपको भी नोट करना है, ठीक है। यानी मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आता है? डिमेकस। अब अगर हम इसके धर्म के बारे में बात करें कि बिंदुसार अगर था, धर्म इसका क्या था, तो इसकी बात करें तो आपको पता होना चाहिए इसके दरबार में एक आजीवक संत पिंगलवास रहता था। यानी आजीवक धर्म था और आजीवक धर्म को मानने वाला जो संत था वो पिंगलवास रहता था। तो जाहिर सी बात है कि जो बिंदुसार है वो कौन सा धर्म स्वीकार किया होगा? तो आजीवक धर्म स्वीकार किया होगा। क्यों? हम एक किस सबूत पर कह रहे हैं? तो आप जानते हो इसके दरबार में एक संत रहता था, वो आजीवक संत था, उसका नाम क्या था? पिंगलवास। तो हम कह सकते हैं कि बिंदुसार का जो धर्म रहा होगा वो कौन था? वो आजीवक था, ठीक है। और इसके पहले अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो अंतिम समय हमने बताया था उसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, तभी तो संलेखना किया था, ठीक है। बिंदुसार के बारे में बात करें तो इसका जो धर्म था वो कौन था? आजीवक था। तो ये भी आपको लिखना है और नोट भी करना है, ठीक है। आजीवक संत पिंगलवास किसके दरबार में रहता था? तो बिंदुसार के दरबार में रहता था। तो इसी के उद्देश्य पर हम कह सकते हैं कि इसका धर्म क्या रहा होगा? आजीवक रहा होगा, ठीक। अब देखिए ये जो बिंदुसार है तो बिंदुसार के पास अब कोई लड़ाई झगड़ा तो है नहीं, लड़ाई करना भी नहीं चाहता है। तो अगर लड़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा? विदेश नीति। अब विदेश नीति में क्या है? मित्रता को बढ़ाना। तो अब ये यहाँ पर क्या करता है? विदेश नीति नियम को लागू करता है, अर्थात विदेशों से क्या करता है? मित्रता करता है। तो आप जानते हो तो अब एक करेगा क्या? विदेशी जो राजा हैं विदेशी राजाओं से मित्रता करेगा। तो इसकी एक मित्रता हुई भी थी और वो सफल भी हुई। वो सीरिया का राजा था, उसका नाम था एंटियोकस, ठीक है। क्या नाम था? सीरिया का राजा एंटियोकस नाम था।
और उससे इसने मित्रता की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन है, सीरिया का राजा एंटियोकस। एंटियोकस, ठीक है, हाँ एंटियोकस। सीरिया का राजा कौन था? एंटियोकस था। ठीक, अब देखिए इससे इसकी मित्रता हुई तो इससे इसने क्या किया, बिंदुसार ने कुछ मांग की और इसको मिली भी। तो इस राजा से इसने तीन चीज़ें, तीन वस्तुएं मांगी थी, तो वो तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहला अगर हम देखें, मीठी मदिरा, ठीक है, मीठी मदिरा, तो आप लोगों को नाम लेते ही दिमाग में कुछ चढ़ गया होगा, मीठी मदिरा। और दूसरी क्या है, दूसरी वस्तु थी सूखी अंजीर, ठीक है, सूखी अंजीर, ये एक सूखा फल है, ठीक है, सूखी अंजीर। और तीसरा था दार्शनिक, दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक। तो ये तीन वस्तुएं किससे मांगी? एंटियोकस से मांगी। लेकिन आप जानते हो एंटियोकस ने क्या किया, मीठी मदिरा भेज दिया, तो ठीक है, पी लिया होगा, टेस्ट लिया भी होगा, और इसने सूखी अंजीर को भी भेज दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं आया। ठीक है, मांग तीन चीज़ों की हुई थी, लेकिन फिर भी दो ही चीज़ें पहुंच पाई, तो फिर भी सही है। ठीक है, तो आपने देखा कि एंटियोकस से इसकी बहुत अच्छी मित्रता हुआ करती थी। ठीक, अब इसके बाद इसकी कोई महत्वपूर्ण बात तो नहीं है। अब इसके बाद जो शासक बनेगा वो कौन बनता है? उसका नाम अशोक है। और दूसरी बात अगर हम देखें तो इसका बेटा अशोक इसके समय में अवंती का गवर्नर हुआ करता था। और अवंती का गवर्नर जब था तो ये ध्यान रखना, अवंती तो आप लोग जानते हो 16 महाजनपद में पड़ता है। 16 महाजनपद में हमने इसकी चर्चा भी किया है। तो अब पटना से शासन कर रहा है मौर्य वंश। मौर्य वंश का शासन कहाँ से चल रहा है? पटना से चल रहा है। तो ध्यान क्या आपको रखना है कि जब अशोक पटना से जाता था कहाँ? अवंती, तो ये नीचे से जाता था, मतलब मध्य प्रदेश होते हुए तब अवंती जाता था। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसकी एक प्रेमिका थी, कहाँ? विदिशा में। ठीक है, तो उसको मिलके तब अवंती जाता था। इसीलिए तो हम बोलते हैं क्या, अशोक को कामाशोक। क्या बोलेंगे? कामाशोक। जिस प्रकार से आप जानते हो कि आने वाला जो पहला हर्यक वंश का शासक था उसका नाम क्या था? वो था बिंबसार। तो बिंबसार ने भी क्या किया? बहुत सी शादियाँ की, बता भी चुके हैं, बहुत सी शादियाँ की, आप लोगों ने देखा भी, कम से कम 500 शादियाँ की। तो अशोक की बहुत सी शादियाँ हैं। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण शादियों की हम बात करेंगे। तो वो हमने बताया कि कहाँ से जाता? पाटलिपुत्र से चलता, विदिशा जाता, और विदिशा से फिर ऊपर कहाँ आता? अवंती आता। तो प्रेमिका को मिलके तब आता, बाद में शादी भी कर लिया था। उसी के दो पुत्र होते हैं, एक का नाम सुना होगा महेंद्र और एक का नाम सुना होगा संघमित्रा। तो इसके बाद हम अगला शासक पढ़ेंगे, वो कौन है? हमारा अशोक। तो हेडिंग डालिए अशोक। चलिए आगे देखते हैं, अशोक हमारा शासक है। तो बिंदुसार के बाद कौन हम पढ़ेंगे? अशोक को पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए आप लोग अशोक। तो अगला शासक हमारा कौन है? अशोक। तो अशोक के बारे में आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, हमारा महान शासक रहा है। और महानता थी तो कई क्षेत्रों में महानता थी। ठीक है, तो जैसे देखिए इसके बारे में तो एक पुस्तक है फेमस बौद्ध धर्म की, वो है महावंश। महावंश पुस्तक है, नाम है उसका, कोई वंश नहीं है, महावंश पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक से ध्यान रखना अशोक से संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक है, तो कौन कौन सी जानकारी मिलती है? तो ध्यान रखना, पहला एक मिलता है कामाशोक, कामाशोक। ठीक, और दूसरी जानकारी क्या? देखो ये है क्या, तीन, इसकी तीन विशेषताएं हैं। ठीक है, कामाशोक, एक है चंडाशोक, चंडाशोक, और अगला तीसरा हमारा है धम्माशोक, धम्माशोक। तो ये आपको पता है तीन विशेषताएं हैं किसकी? अशोक की तीन विशेषताएं हैं। तो तीन कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कामाशोक का मतलब है कि अशोक कहीं भी जाता वो शादी कर लेता, शादी मास्टर है। ठीक है, उसकी पत्नियां कई थी, हमने बताया भी आपको कि जब ये अवंती जाता था तो विदिशा से होकर जाता था, और विदिशा में इसकी एक प्रेमिका थी, उसका नाम क्या था? महादेवी। और महादेवी के दो बेटे थे, महेंद्र और संघमित्रा। लेकिन ये महादेवी ना तो कभी पाटलिपुत्र गई और ना कभी अवंती गई, जहाँ थी वहीं रही, फिर भी इसकी प्रेमिका रही, और बाद में इसने शादी कर लिया था। ठीक है, तो कामाशोक का मतलब समझ रहे हो
इसने क्या किया, जहाँ जाता वहाँ शादी कर लेता। और कुछ लोगों की प्रवृत्ति भी होती है कि फ्रेंड एक नहीं कम से कम एक दर्जन चाहिए, ठीक है। तो वैसा अशोक भी था, आज भी बहुत से लोग हैं वो भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए चंडाशोक। चंडाशोक का मतलब है कि ये जो अशोक है मार काट में भी माहिर है, यानी लड़ाई मास्टर है, बोले तो लड़ाई मास्टर। तो मार काट में भी आ गए, हिंसा करने में आ गए। चंडीय का मतलब होता है, चंड का मतलब होता है हिंसा करना, तो हिंसा करने में भी आ गए हैं। अब देखिए क्या होता है धम्माशोक। धम्माशोक का मतलब है कि ये बिल्कुल अब एक शांति प्रिय बन जाता है लास्ट में। तो ये इसकी 3 विशेषताएं थी जब ये शासन कर रहा था। तो अब एक एक की हम बात करेंगे। हमने आपको बताया कि सबसे पहले इसने क्या किया, अवंती का गवर्नर था, तो उस समय इसने शादी की। और कई शादियां हैं, शादियों से कोई मतलब नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसकी एक पत्नी थी, उसका नाम था महादेवी। और महादेवी के 2 बेटे थे, एक पुत्र था एक पुत्री थी। पुत्र का जो नाम था वो कौन था, महेंद्र था। और जो पुत्री थी उसका नाम था संघमित्रा। और इन दोनों को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन रियल में श्रीलंका बौद्ध धर्म प्रचार के लिए नहीं भेजा था, वो उसका दूसरा कारण था। दूसरा कारण क्या था कि ये धम्म जो है उसका प्रचार करने के लिए भेजा था। नाम क्या है, नाम है कि बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका जा रहा है, लेकिन रियल में करने क्या जा रहे हैं इसके दोनों बेटे, तो करने जा रहे हैं धम्म का प्रचार करने के लिए। तो धम्म कब आपको समझ में आएगा, तब हम आगे जब बढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। तो देखिए चंडाशोक का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इसने संघर्ष किया और मार काट भी बहुत ज़्यादा की। इसके 100 भाई हुआ करते थे, आप लोगों ने सुना होगा। और 100 में से 99 भाइयों का वध करके तब ये गद्दी पर बैठता है। इसीलिए इसको जो राज्याभिषेक होता है वो 4 साल लेट होता है। और इसी संघर्ष के दौरान आपको पता होना चाहिए कि कलिंग स्वतंत्र हो जाता है। अगर हम कलिंग की बात करें तो कलिंग जो राज्य था उड़ीसा में पड़ता था। और इस कलिंग जो हुआ करता था, इसका राजा तो भी फिलहाल कोई डिसाइड नहीं है, किताबों में मिलता नहीं है, लेकिन राजधानी मिल जाती है, वो थी तोसाली। तो ध्यान रखना कलिंग के समय, अशोक के समय जो कलिंग की राजधानी थी वो क्या थी, तोसाली। अब देखिए यहाँ पर कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जो कलिंग हुआ करता था, कलिंग पहले से स्वतंत्र था, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। अगर पहले से स्वतंत्र होता तो इसके पहले अमित्रघात, बोले तो बिंदुसार, ठीक है, वो क्या कर चुका होता, कलिंग को मिला चुका होता। लेकिन यहाँ पर हमें लगता है कि जो कलिंग हुआ करता था वो तब स्वतंत्र हुआ जब अशोक अपने भाइयों से संघर्ष कर रहा था। तो संघर्ष करने में इसको कितना समय लग गया, 4 साल लग गए। तो इसी समय कलिंग स्वतंत्र होता है और कलिंग पर फिर ये क्या करता है, हमला करता है अपने शासन के 4 साल बाद। और इसकी जानकारी हमें बृहद शिलालेख के 13वें लेख से मिलती है। अब आपको यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि 13वां क्या है, बड़ा शिलालेख क्या है। और फिर इसमें आपको सुने होंगे कि नाम आता है कि 8 शिलालेख हैं, तो इनकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे। फिलहाल अभी यही समझिए कि अशोक का जो 13वां शिलालेख है, 13वां लेख, ठीक है, तो हम उसको शिला पर लिखा हुआ, तुम क्या बोलेंगे, शिलालेख। तो 13वें शिलालेख से कलिंग की जानकारी मिलती है, कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। और 13वें शिलालेख में लिखता है कि मैंने कलिंग पर हमला किया और 1 लाख लोगों को काटा और 1.5 लाख लोगों को पीट दिया। तो इसका मतलब पहले समय में बहुत ज़्यादा इसने मारकाट किया होगा, ठीक है। अब देखिए धम्माशोक। धम्माशोक का मतलब यहाँ पर क्या है कि अब ये संघर्ष भी कर चुका है, ठीक है, और ये भी कार्य कर चुका है, ये तो समझ रहे हैं क्या है, ठीक है, ये भी कार्य हो चुका है। अब इसके बाद इस कार्य पर आया है, इसका मतलब सब फल खा के धतूरे पर उतरा हुआ है, ठीक है। तो अभी तीनों कार्य 2 हो चुके हैं, तो तीसरा कार्य करेगा धम्मा। तो धम्म का मतलब होता है शांति प्रिय। तो पहले जो करना था वो कर लिया, अब हो जाएगा शांत। तो आप लोग भी जो करना है वो कर लो, फिर शांत होना पड़ेगा, ठीक है। तो धम्माशोक, धम्म कैसे, कहाँ से शुरुआत होती है, एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले समय में क्या होता था, जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वो काफ़ी शांत प्रिय हुआ करते थे, ठीक है, क्या शांत प्रिय हुआ करते थे। आज बौद्ध भिक्षुओं की बात नहीं कर रहे हैं, आज तो ऐसे आपको बौद्ध भिक्षु मिल जाएंगे जो खाना आपके हाथ से छीन लेंगे। लेकिन पहले जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वो शांत प्रिय हुआ करते थे, उनको जो मिले वही उनके लिए बहुत हुआ करता था। तो अब ये क्या करता है अशोक, ये एक बौद्ध भिक्षु अर्थात उपगुप्त को लेता है, उसका नाम क्या है, उपगुप्त। और उपगुप्त को लेकर के कहाँ चला जाता है, कलिंग चला जाता है, जहाँ इसने बहुत बड़ा संघर्ष किया था, कई लोगों की हत्या की थी। अब वहीं पहुँचता है कहाँ, कलिंग, किसके साथ, उपगुप्त बौद्ध भिक्षु के साथ पहुँचता है। अब वहाँ पर देखो एक्टिंग पहले से कर लिया होगा, कर क्या रहा है, वहाँ पर तेजी के साथ रोता है, रोने लगता है, देखो नौटंकी कर रहा है, ठीक है, ये रोता है और वहीं ज़मीन में गिर जाता है।
फिर उसको प्यार से उपगुप्त उठाता है और आंसुओं को पोंछता है, मत रो मेरे भाई, ठीक है। तो आंसुओं को पोंछता है तो अशोक कहता है, भाई हमारा हृदय परिवर्तित हो गया है, अब मैं लड़ाई करना नहीं चाहता हूँ और मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। तो यहीं से ध्यान रखना, कलिंग से धम्म की शुरुआत होती है। और धम्म है क्या, तो इसके लिए आपको पता है कि ये धम्म को खुद क्वेश्चन करता है। एक इसका शिलालेख है, लघु शिलालेख है, तो उसमें वो बताता है शिलालेख नंबर 2 और नंबर 7 में खुद क्वेश्चन करता है पाली भाषा में कि यम चू धम्मे, कि यम चू धम्मे मतलब धम्म क्या है। तो खुद फिर बताता है नीचे लिख करके कि धम्म क्या है। पहले तो खुद क्वेश्चन करता है और उसके बाद फिर बताता है कि धम्म क्या है। तो आप लोग भी समझ लीजिए धम्म क्या होता है। तो क्या बता रहा है सुनिए, केवल क्वेश्चन तो नहीं बनेगा यहाँ से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि धम्म आखिर है क्या। तो ध्यान रखना, अपासिनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचे माधवे साधवे चा, मतलब यही धम्म है। इसी को कि यम चू धम्मे करने के बाद फिर लिखता क्या है, अपासिनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचिए माधवे साधवे चा। अब इसका मतलब भी थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि पाली भाषा है। तो फिर अगर हम बात करें अपासिनवे का मतलब है पाप न करना, और बहुकयाने का मतलब है बहुत कम पाप करना। तो चाहे तो हम लिख भी दे रहे हैं आपको क्या क्या करना है, लेकिन ये काम का नहीं है, सुन लीजिए, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अपासिनवे मतलब बहुत कम पाप करना या बिल्कुल पाप ना करना, और बहुकयाने बहुत से लोगों का कल्याण करना। दया मतलब दया भावना होनी चाहिए, और दाने मतलब दान करना है आपको। तो जिसकी ज़रूरत हो, ज़रूरत के अनुसार आपको क्या करना है, दान करना है, ठीक है। और सचे मतलब सच बोलो, और सचे मतलब सच बोलो। सोचिए मतलब पवित्र सोचो, अच्छा सोचो, ठीक है। माधवे मतलब मदिरा का त्याग करो, और चा मतलब और होता है, ठीक है। तो ये अब एक परिभाषा इसकी है। तो कि यम चू धम्मे मैंने आपको बता दिया, अपासिनवे बहुकयाने दयादाने सच्चे सोचिए माधवे साधवे चा, ठीक। तो धम्म हो गया। अब ये धम्म बताने के बाद कहता है कि आपको कुछ बातें हैं वो नहीं करना है, यानी कि अपने राज्य को मेंटेन बनाने के लिए सबको सन्यासी बना देना चाह रहा है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि आपको क्या क्या नहीं करना है, तो वो भी उसी अभिलेख में ही बताता है। तो एक तो क्रोधे मतलब क्रोध मत करना, मनो मतलब घमंड मत करना, ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या मत करना, चंडीय मतलब आपको हिंसा नहीं करना है, ठीक है। चंडाशोक मैंने भी बताया था। तो चंडीय मतलब हिंसा नहीं करना है। इन कुछ बातों को आपको नहीं करना है, ये छोड़ देंगे। तो फिर करेंगे क्या, तो अशोक खुद बताता है कि आपको करना क्या है। अनारंभो प्राणानाम आव्य हिंसा भूतानाम। अनारंभो प्राणायाम मतलब प्राणानाम, इसका मतलब है कि प्राणियों की हत्या ना करना, ठीक है। और आव्य हिंसा भूतानाम, इसका मतलब है प्राणियों को क्षति ना पहुंचे, ठीक है। मातर पितर शुश्रूषा मतलब माता पिता की सेवा करो, ठीक है। थेर शुश्रूषा मतलब वृद्ध जनों की सेवा करो। तो कुछ इस बातों को बताता है अशोक। तो ये तीनों बातों को आपको पता है कि धम्म क्या है, मैंने बता दिया। अब आपको करना क्या नहीं है वो हमने बता दिया, अब करना क्या है वो भी बता दिया। तो धम्म की शुरुआत कहाँ से, कलिंग से होती है। अब यहीं से पीस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अब राज्य में तो लोगों को सन्यासी बना दे रहा है कि राज्य में लोग अगर मेंटेन हो जाएंगे तो समस्या हो जाएगी विदेश से, कि हम यहाँ पर अगर शांत हो जाएंगे तो विदेशी तो हमला कर सकता है, हम अगर यहाँ पर शांत हो जाएंगे तो पाकिस्तान हमला कर सकता है ना। तो उसकी व्यवस्था करना चाहिए। तो इसीलिए ध्यान रखना, इसी धम्म प्रचार के लिए ये अपनी बेटी संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेजता है। इसके अलावा खुद पूरे भारत में भ्रमण करता है और लोगों को इस धम्म का प्रचार करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और फिर इसको हम आगे अगली वीडियो में इसका अगला पार्ट डालेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।